जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग 2023 निमसेट में आए हुए फंक्शन, डिराइवेबिलिटी, कंटिन्यूटी, लिमिट एंड इंटीग्रेशन के प्रश्नों को डील करेंगे। खासकर पूरा का पूरा फोकस हमारा होगा कि हम कैलकुलस के प्रश्नों को डील करें। देखिए, कैलकुलस अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी निमसेट में के पेपर में, जहाँ पे आपको लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा, मिनिमा, है ना, इस तरीके के फंक्शन से रिलेटेड आपको टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। कैलकुलस अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने कैलकुलस छोड़ के गए हम लोग, तो कहीं ना कहीं निमसेट में हम लोग क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो निमसेट क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आप लोगों को कैलकुलस पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना। तो कैलकुलस पार्ट के पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 से हम लोग शुरुआत करेंगे। और इसके पहले 2018, 19, 20, 21, 22 में भी जो पेपर्स में फंक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स आए, जैसे कि लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, कैलकुलस के सारे प्रश्नों को मैं डील करूंगा। सारे प्रश्न आप लोगों को धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे। आज के वीडियो में 2023 के मैक्स टू मैक्स जितने ज़्यादा हो सके उतने प्रश्नों को लेने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर जो रह जाते हैं उसे अगले अगले वीडियो में कम से कम हम लोग 2 से 3 चरण में, 2 से 3 पार्ट में आपके पूरे के पूरे 2023 निमसेट में आए हुए पूरे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे आपको डिटेल में सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। 2 से 3 वीडियो हो सकते हैं, 4 भी वीडियो हो सकते हैं, है ना। डिटेल लेक्चर्स रहेंगे तो आपको थोड़ा सा बड़े लॉन्ग वीडियोस मिलेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे लिखे हैं। यदि इसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा बच्चों, यदि आप निमसेट का डिटेल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अदर कोचिंग क्लासेस या अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको 50 से 60 हज़ार रुपये में ये सारी सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन हमारे गणित विषय के माध्यम से, गणित विषय गुरुकुल कहिए या गणित विषय गुरुजी के माध्यम से हम आप लोगों के लिए वो सारी फैसिलिटीज़ मात्र 10,500 रुपये में लेकर आए निमसेट का, जिसमें आप लोगों को लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, फंक्शन के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, पूरा अलजेब्रा पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स क्या होता है, यानी कि पूरा कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे, सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे, वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो मैक्सिमम पूरा मैथमेटिक्स का जो पूरा कोर्स है, जो कि आप लोग जेई मेंस के लिए पढ़ते हैं, ये सारा आपका 10,000 के अंदर ही कवर कराया जाएगा। प्लस इसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग, एचसीएफ, एलसीएम, प्रोपोर्शन, रेशियो, डिस्टेंस, टाइम, वर्क, ये सारी चीज़ें भी आपकी कवर कराई जाएंगी, तो मात्र 10,500 रुपये में। तो क्वेश्चन हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं। भाई पहला क्वेश्चन क्या है, देखो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई पहला क्वेश्चन नंबर 1, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है आपको। अब फंक्शन दिया है, एक्चुअली फंक्शन कुछ इस तरीके से दिया है कि लिमिट लगा दिया है 6 का पावर एक्स माइनस 3 का पावर एक्स माइनस 2 का पावर एक्स प्लस 1 अपॉन लॉग ऑफ 9 1 माइनस कॉस एक्स इज अ रियल नंबर। कोई तो भी ये वैल्यू दी है, तो फंक्शन का आप लिमिट लगाने पर आपकी फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी, ये आपको डिसाइड करना है, ये आपको निकालना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो किस तरीके से निकालेंगे बच्चों, अपन फंक्शन की जो वैल्यू दी है अपन को, हमें लिमिट लगाना है, लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन को। तो फंक्शन में ऑलरेडी हमको इस तरीके से दिया है कि लिमिट x टेंस टू 0 6 टू द पावर x माइनस 3 का पावर x माइनस 2 का पावर x प्लस 1 अपॉन में लॉग ऑफ बेस ई, बेस नहीं लिखा तो भी चलता है आप लोगों ने, लॉग ऑफ 9 1 माइनस कॉस x। तो ये डॉट करके दिया है, ये अलग है, ये अलग है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे बच्चों, तो लिमिट x टेंस टू 0, 6 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 का पावर x लिख सकते हैं, माइनस 3 का पावर x माइनस 2 का पावर x अपॉन प्लस 1 अपॉन में लॉग ऑफ 9 दिया गया है। तो लॉग ऑफ 9 को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इस तरीके से हम लोगों ने अरेंजमेंट कर ली। ये सारे फॉर्मूले हमें याद है, हम लोग इस तरीके से लिखते हुए चलेंगे। इज इक्वल्स टू लिमिट, अगर आप देखें x टेंस टू 0, 3 का पावर x डॉट 2 का पावर x हो जाएगा माइनस 3 का पावर x माइनस 2 का पावर x प्लस 1 अपॉन में 2 हम लोग आगे ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ 3। क्या बचा, 2 इंटू 2, यहाँ पे हम लोग ये 2 को भी आगे ले लेंगे, तो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4। ये पावर 2 से 2 सामने आया लॉग के सामने, ठीक है, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 4। क्या बचा आपके पास, साइन स्क्वायर x बाई 2। और इसे सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0। बहुत आसान प्रश्न है, लिमिट के क्लास 11 12 का अगर आपको लिमिट आता है, क्लास 12 में आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है, भले आप स्टेट बोर्ड के विद्यार्थी हो या एनसीईआरटी यानी कि सीबीएसई पैटर्न से पढ़े हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत आसान एग्जांपल्स है। यहाँ पे 3 टू दी पावर एक्स आप कॉमन निकालेंगे, तो 2 पावर एक्स माइनस 1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, 2 पावर एक्स माइनस 1 अपॉन में 4 लॉग ऑफ 3 डॉट, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x बाई 2। अब यहाँ से और भी हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं,
यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, बोर्ड का छोटा सा है, तो मैं लिखते भी जाऊँगा साथ साथ मिटाते भी जाऊँगा। यदि आप इसे लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, या फिर इसे पूरा समझते रहिए। समझिए इस चीज़ को कि मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ आपको पढ़ाने की। लिमिट एक्स टेंस टू 0, 3 टू द पावर एक्स माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और ये 2 दी पावर x माइनस 1 आपका कॉमन रह गया। 2 पावर x माइनस 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, अपॉन में 4 log बेस 3, यानी कि 1/4 log ऑफ 3 को हम तो कांस्टेंट है ना, बाहर भी निकाल सकते हैं। तो चलो एक काम कर लिया मैंने कि इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, 1/4 log ऑफ 3 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये क्या बचेगा मेरे पास, साइन स्क्वायर x/2, क्योंकि साइन का अगर मैं लिमिट लगा रहा हूं तो साइन एक्स बाय एक्स मुझे 1 देता है, और साइन एक्स बाय एक्स 1 कैसे देता है, साइन एक्स की अगर आप सीरीज स्टार्ट कर दे तो फॉर एग्जांपल लिमिट एक्स टेंस टू 0, याद रखेंगे बच्चों, साइन एक्स, एक्स की टर्म यहाँ पे 1 है, अपॉन में अगर एक्स है, और एक्स की भी टर्म यहाँ पर 1, एक्स की टर्म 1 है, यहाँ पर भी एक्स की टर्म 1 है, तब लिमिट का आंसर क्या आता है 1। कैसे आता है, यदि आप लिमिट एक्स टेंस टू 0 पुट करेंगे तो 1/x, साइन की अगर आप सीरीज देखेंगे तो x माइनस प्लस इस तरीके से सीरीज चलती है, और अगर आप पहली टर्म में रख देंगे x x कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1। तो जब आप साइन की सीरीज देखेंगे, कॉस की सीरीज देखेंगे, लॉग की सीरीज देखेंगे, तो जब आप उसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यूज मिलते जाएगी, है ना। तो साइन एक्स बाय एक्स आपका 1 होता है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है x/2, तो यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी हमारे पास एक फार्मूला है लिमिट का, क्या फार्मूला है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, आपको लॉग ऑफ a देगा। तो यहाँ पे x की कमी है, यहाँ पर भी x की कमी है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो x स्क्वायर करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, बोथ साइड डिवाइड, न्यूमरेटर डिवाइड कर देंगे हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय एक्स स्क्वायर, वी गेट। तो जैसे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, 1/4 log ऑफ 3 लिमिट x टेंस टू 0, 3 टू द पावर x माइनस 1 के डिवाइड में x चला जाएगा, 2 द पावर x माइनस 1 के डिवाइड में x आ जाएगा, अपॉन में साइन x/2 होल स्क्वायर अपॉन x आ गया, क्योंकि साइन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो साइन बाय एक्स। समझ में आ रहा है, आपने पावर 2 को यानी कि पावर को आपने इस तरीके से ब्रैकेट में लिख दिया है कॉमन करके। अब बच्चों यहाँ पे देखो x की जो वैल्यू है, x की टर्म जो है वो 1/2 है, और यहाँ पे x की टर्म क्या है, सिर्फ 1 है। तो x की टर्म आपको सेम करनी है, तभी तो आप लिमिट अप्लाई कर पाएंगे। तो x की वैल्यू आप क्या करेंगे, x/2 करेंगे, तो x/2 करेंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, इनटू में 1/2 भी तो करना पड़ेगा। अगर आप डिवाइड 1/2 कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी तो 1/2 करना पड़ेगा। तो साइन x/2 अपॉन x/2 इंटू 1/2 का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या मिलेगा, 1/4 log ऑफ 3, और 3 a पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, यानी क्या होता है आपका log ऑफ 3 इंटू यहाँ पर आएगा log ऑफ 2 अपॉन में, क्योंकि ये सेम हो गया तो 1 इंटू 1/2 का स्क्वायर, यानी यह आ जाएगा आपका 1/4, क्योंकि आप लिमिट तीनों को सेपरेट हो जाएगी, लिमिट इसको भी लगेगी इसको भी लगेगी। मैंने यहाँ पे एक स्टेप डायरेक्ट कर ली है। आप क्या करेंगे, लिमिट इसको भी दे देंगे, लिमिट इसको भी दे देंगे, लिमिट इसको भी दे देंगे, तीनों को लिमिट हम लोग दे देंगे, आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो log 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास log ऑफ 2, बेस में क्या रहेगा आपके e। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कहाँ पर है, तो ऑप्शन सी log ऑफ 2 बेस e, यह आपका करेक्ट आंसर होता है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसे मैं मिटा देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें जीपी से रिलेटेड दिया गया है, अगेन फंक्शन दिया गया है। ये एग्जाम्पल मैंने मिटा दिया है, होप्स हो कि आपने इसे लिख लिया होगा। यदि आपने लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लिखते हुए चलेंगे आपको सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। मैं डिटेल में सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का मेरा यह प्रयत्न है, प्रयास है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए, सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट टर्म ऑफ डिक्रीजिंग जीपी। जीपी कैसा है, डिक्रीजिंग है। चलो पहले जीपी के बारे में बात करें तो जीपी की टर्म्स क्या होती है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इस तरीके से हमारे पास एक जीपी सीरीज रहती है। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज। हम लोग इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फंक्शन दे दिया है हमें
एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 9 और x बिलोंग कर रहा है हमारा -2 और 3 इस इंटरवल में। एंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टू टर्म्स, ये तो ठीक है, एफ डैश ऑफ 0 दिया है। कॉमन रेशियो यानी कि r निकालना है हमें। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है, ये गिवन फंक्शन है हमारे पास। हम एफ डैश ऑफ एक्स ले लेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका 3x² प्लस 3 कॉन्स्टेंट का हो जाएगा 0। और यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव आ गया, क्योंकि प्रश्न में हमें एफ डैश ऑफ 0 दिया है तो हमने डेरिवेटिव भी निकाल लिया। उसके बाद हमें कह रहा है द सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म ऑफ डिक्रीजिंग जीपी इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट वैल्यू। ग्रेटेस्ट वैल्यू कब मिलेगी हमारे पास, यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू कब मिलेगी किसी भी फंक्शन की, और ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे ये पता चला कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, यदि आप x की वैल्यू रखते चले जाएंगे, x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास दी है -2 से 3 के बीच में, -2 के बीच में -1 भी आता है, 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है। -2 वैल्यू रखेंगे, -1 वैल्यू रखेंगे, 0 वैल्यू रखेंगे, 1 वैल्यू रखेंगे, 2 वैल्यू रखेंगे, 3 वैल्यू रखेंगे, तो आपको आंसर जैसे मान के लिए 3x का स्क्वायर, अगर मैं 3 का स्क्वायर रखूँ तो 9 हो जाता है, प्लस 3 तो ये 27 प्लस 3, इस तरीके से आंसर आ गया। आप देखेंगे इस डेरिवेटिव में, और अगर आप इस फंक्शन को भी देखें तो यहाँ पे x का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब क्या हो जाएगा आपके पास 27 प्लस 3 इंटू 3 रख देंगे आप तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 9, तो आंसर कितना आ गया 27। ये सबसे बड़ी वैल्यू है 27। इस फंक्शन में अगर आप 0 रखते हैं तो 0 का क्यूब तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 वैल्यू क्या आएगी 9 -9, ठीक है। तब आप देखिए अगर आप -2 रखते हैं तो -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, -2 का क्यूब इज -8 और ये हो जाएगा आपका -6 -9, तो -15 -23, तो और कम वैल्यू आ गई। आप देखेंगे कि यहाँ पे कम वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे थोड़ी बड़ी वैल्यू, यहाँ पे 0 पे थोड़ी सी आप वैल्यू रख देंगे तो -9 आएंगे, फिर 1 रखेंगे तो अलग वैल्यू मिलेगी, 3 रखने पे, लास्ट वाला 3 रखने पे मुझे सबसे बड़ी वैल्यू यानी कि 27 दिखाई दे रही है। तो यह मेरा क्वेश्चन के अनुसार यह मेरी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ी वैल्यू यही होगी। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग आ गए हैं, फंक्शन समझ में आ गया बच्चों, डेरिवेटिव समझ में आ गया, डेरिवेटिव समझने के बाद इंटरवल में किस तरीके से वैल्यू आ रही है ये हमें समझ में आ गया। तो सबसे पहले फंक्शन कैसा है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग है, ठीक है। इंक्रीजिंग है यानी हम -2 से 3 के बीच में जब भी वैल्यू रख रहे हैं तो बढ़ती हुई वैल्यू हमें दिखाई दे रही है, वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू, अगर मैं बात करूं तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आई है मेरे पास, ग्रेटेस्ट वैल्यू इज फंक्शन की कहाँ पर मिलेगी, मुझे 3 पे मिलेगी, ठीक है। ग्रेटेस्ट वैल्यू इज इन f(3) में मुझे मिलेगी। तो क्या मिलेगी, f(3) या फिर ऐसा लिखता हूँ इज f(3) इक्वल टू 27, डायरेक्ट ही लिख देते हैं हम लोग, क्योंकि जब हमने x के जगह 3 पुट किया तो हमें वैल्यू मिली 27, ये हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गई। उसके बाद हमें और क्या दिया है, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टू टर्म इज f(0) एंड एक और चीज यहाँ पे दी है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म जब हम लेते हैं तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स जब लेते हैं तो फार्मूला हमारा बनता है a/1 - r। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स किसके इक्वल में दिए, जीपी का सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म किसके इक्वल दिया, इक्वल टू द ग्रेटेस्ट वैल्यू, और ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी है 27। तो ये क्या आ रहा है हमारा a इक्वल टू, यहाँ तक हम लोग रख सकते हैं या फिर 27 - 27r ऐसा लिख सकते हैं। अब नीचे की वैल्यू में डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टू टर्म, तो ये पहली दो टर्म होती है हमारे जीपी की, और a - ar इनका डिफरेंस क्या दिया है हमें, f(0) दिया है। तो a - ar में से अगर मैं a कॉमन निकालूं तो मुझे मिलेगा 1 - r, f' में x के जगह अगर मैं 0 पुट कर दूं तो वैल्यू मुझे मिलेगी सिर्फ 3, तो 1 - r इक्वल टू क्या वैल्यू आ रही है 3। तो यहाँ से हमें और भी वैल्यूज मिल सकती है, अगर यहाँ से 1 - r की वैल्यू देखें तो a/27 इक्वल टू 1/r, या सिंपल r की वैल्यू डायरेक्ट हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं a डॉट
वन माइनस आर की वैल्यू है 27 इक्वल टू 3, दैट मीन्स ए स्क्वायर इक्वल टू 81, 27 इंटू 3 दैट मीन्स ए की वैल्यू प्लस माइनस 9 हमें मिली। क्योंकि देखो बच्चों हम लोग डायरेक्ट यहाँ से क्या किया, मैंने ए इधर ही रखा, 1 माइनस इधर लेके जाएंगे, 27 आ गया डिवाइड में, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसे निकाल लिया और यहाँ पे 1 माइनस आर दिख रहा है तो 1 माइनस आर का सिंपल मेन्यू ए बाय 27 मैंने यहाँ पे रख दिया। तो 27 इंटू 3 81 हो गया, ए इंटू ए स्क्वायर, ए की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 9। अब क्योंकि हमें यह डिक्रीजिंग जीपी दिया है, टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग जीपी, अगर आप देखेंगे तो ऐसे टाइम पे, क्योंकि सिंस तो मैं ए की वैल्यू लूंगा 9, सिंस हमको डिक्रीजिंग जीपी दिया है, इसके डिटेल में एचपी क्या होता है, एपी क्या होता है, जीपी क्या होता है, क्लास 11 कक्षा 11वीं में दिया गया है। उससे पहले आप 8वीं 9वीं 10वीं से भी आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एपी क्या होता है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस सीरीज के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। नहीं अगर आपको आता है तो हमारा डिटेल कोर्स निम सेट का 8वीं से 12वीं तक जेई लेवल के एग्जाम्पल्स हम लोग कवर कराएंगे। उसके बाद आप लोगों को निम सेट के पीवाईक्यू के सारे डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपके मन के अंदर जो है किसी भी इस प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो है डर पूरा का पूरा निकल जाए। तो डिक्रीजिंग, तो ए की वैल्यू हम लोग ने ले ली 9, तो अगर ए की वैल्यू 9 है तो मुझे आर की वैल्यू निकालनी है। देयरफॉर अगर ए रख दिया मैंने 9 बाय 27 इज इक्वल टू 1 माइनस आर, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 से डायरेक्ट करेंगे ना, 9 1 ज़ा 9 3 ज़ा, तो 1 बाय 3 इक्वल टू 1 माइनस आर, आर इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय 3, दैट मीन्स आर की वैल्यू आ गई आपकी 2 बाय 3। तो यही कॉमन रेशियो, यानी आर की वैल्यू निकालनी थी, तो कॉमन रेशियो यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, सी आंसर 2 बाय 3। तो इस तरीके से करना है, जो जो प्रश्न में गिवन है और जो भी नॉलेज आपके पास है उसे हम लोग अप्लाई करते हुए चलेंगे तो बहुत आसानी से मुझे आंसर मिलेगा। एक्चुअली विद्यार्थियों आपको आंसर मिल जाएगा इस तरीके से। तो मैं भी एक प्रकार से विद्यार्थी हूँ, मैं भी जो गिवन दिया गया है उसको अप्लाई करते हुए चल रहा हूँ, तो आंसर आ रहा है। प्रश्न क्रमांक 3 में देखेंगे द वैल्यू ऑफ माइनस पाई बाय 3 से पाई बाय 3। अब आपने इंटीग्रेशन के 3 तरीके से इंटीग्रेशन किया है, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन का चैप्टर क्लास 12th में पढ़ा है, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन पढ़ा है और इनफाइनाइट टर्म्स में भी आप लोगों ने पढ़े हैं, है ना, लिमिट फॉर्म में पढ़े हैं कि जब आपको 0 से ए टू बी दिया गया है, 0 से ए दिया गया है, इस तरीके से प्रॉपर्टीज आपने 6-7 पढ़ी है इंटीग्रेशन की, है ना। तो सारे जब आप इनको थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, तो इतना ज़्यादा भी डिफ़िकल्ट पेपर नहीं आता है नीम सेट का। एक इसकी जो मैं कहूँगा कि इसकी जो लेवल है क्लास 12वीं के लेवल तक की ही है। तो क्लास अगर 12th में आपने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ा है, डिफाइनाइट इंटीग्रल पढ़ा है, ठीक है, इंटीग्रेशन के पूरे फॉर्म पढ़े हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। माइनस इंटीग्रेशन देखिए बच्चों, माइनस पाई बाय 3 से आपको पाई बाय 3 दिया है, चलो ठीक है। हमारे पास एक चीज़ मैं याद दिलाना चाहूँगा, प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर फंक्शन, याद रखेंगे, अगर फंक्शन इज इवन, अगर फंक्शन इवन है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू फंक्शन ही होता है। और ऐसे केस में यह जो इंटीग्रेशन है माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वो कुछ इस तरीके से 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स बन जाता है। हालांकि ये प्रॉपर्टी के एक्सप्लेनेशन भी है, प्रूफ भी है, लेकिन वो लेने जाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। और अगर फंक्शन अगर ऑड है तो फंक्शन ऑड का मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू अगर माइनस एफ ऑफ एक्स है, तो ऐसी कंडीशन में माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या हो जाता है, यह 0 हो जाता है। तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि इवन के केस में क्या हो रहा है, ऑड के केस में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हमको पहले फंक्शन पता कर लेना है कि वो इवन है या ऑड है। तो यहाँ पे बच्चों लिखेंगे एक्स साइन एक्स, मान के चलिए इंटीग्रेशन है जो अपन सॉल्व कर रहे हैं। अपन में क्या दिया है आपको, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो माइनस पाई बाय 3 से पाई बाय 3 एक्स, कॉस स्क्वायर है, एक कॉस बाहर रखेंगे और एक कॉस साइन के नीचे जाएगा तो वो हो जाएगा आपका tan x इंटू में sec x dx। अब यहाँ पे अगर आप x के जगह माइनस अप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स tan ऑफ माइनस एक्स sec ऑफ माइनस एक्स। तब आप देखेंगे कि ये माइनस एक्स tan ऑफ माइनस एक्स इज माइनस tan x विच इज प्लस,
और sec ऑफ माइनस थीटा यानी कि sec ऑफ माइनस एक्स इज sec x। तो ये पॉजिटिव में आ गया, और जब वैल्यू आपकी इस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव में आ जाती है तो ये इवन हो जाता है, और जो फंक्शन इवन होता है उसका इंटीग्रेशन कैसे आएगा, टू इंटीग्रेशन 0 टू a हो जाएगा। ये जो -a टू a था अब ये 0 टू a लिखा जाएगा और सामने 2 लिखा जाएगा। चलो ये समझ में आ गया कि ये फंक्शन आपका इवन है या फंक्शन आपका ऑड है। तो देखिए इस तरीके से हमें करना है, और ये सब क्लास 12th का है, क्लास 12th में दिया गया भी है, ये सारा इंटीग्रेशन सब करा है आपने। अब इसे हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 0 टू पाई बाय 3 x tan x इंटू सेक एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे क्योंकि फंक्शन अगर आप देखें तो ये एक फंक्शन मान लीजिए और x एक फंक्शन है। अब LIATE रूल लगेगा जिसे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट कहते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट को करने के लिए डायरेक्ट भी मैं करता हूँ, अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे u और v इंटीग्रेशन है, u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन में ये पूरा का पूरा लिख देंगे डेरिवेटिव लगा के, u v dx आखिरी में dx लगा देना है आपको। तो यह आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट LIATE रूल के हिसाब से लॉगरिथम इनवर्स अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे 0 से पाई बाय 3 फर्स्ट x एज इट इज, इसका tan x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x अगर आप लगा रहे हैं इसको तो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, तो x इंटू tan x और sec x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका sec x 0 से पाई बाय 3 माइनस बड़ा इंटीग्रेशन जो कि 0 से पाई बाय 3 है, x का डेरिवेटिव यानी 1 और इसका इंटीग्रेशन यानी आपका sec x dx हो जाएगा। तो ये मैंने डायरेक्ट इस फॉर्मूले का उपयोग करके अप्लाई कर दिया है। यदि आपको डायरेक्ट नहीं आता तो धीरे धीरे आप लोग धीरे धीरे इस इंटीग्रेशन के इस फॉर्मूले के माध्यम से सॉल्व करेंगे। अब अपर अगर हम देखेंगे तो यह हो जाएगा x के जगह पाई बाय 3 और सेक पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 जो कि होता है आपका 1/2, उसका उल्टा सेक होता है यानी कि सेक की वैल्यू आ जाएगी 2, सेक की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय 3 माइनस सेक का हो जाता है आपका लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan x इंटीग्रेशन, और इसमें अब हम 0 से पाई बाय 3 रख देते हैं। तो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 4 पाई बाय 3 माइनस 2 लॉग ऑफ सेक, अगर आप पाई बाय 3 रखेंगे सेक पाई बाय 3 2 होता है, 10 पाई बाय 3 रूट 3 होता है। ये वैल्यू है हमारे पास 4 माइनस 4 पाई बाय 3 कहाँ पे दिख रहा है, 4 पाई बाय 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। 4 पाई बाय 3 माइनस 2 लॉग, 4 पाई बाय 3 माइनस 2 लॉग, तो मुझे ये ऑप्शन बी वाला करेक्ट नजर आ रहा है। सिर्फ यहाँ पे tan 5 पाई बाय 12 दिया गया है और यहाँ पे 2 प्लस रूट 3 दिया। अब ये 2 प्लस रूट 3 को tan 5 पाई बाय 12 के रूप में लिखा गया है। कैसे, अब tan 5 पाई बाय 12 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे हम लोग क्या यह 2 प्लस रूट 3 आ रहा है क्या। देखो यहाँ तक अगर 4 पाई बाय 3 माइनस 2 लॉग इतना भी आपका सही आ गया तो आप इसे टिक करके आ जाएंगे। इसे थोड़ा सा ऐसा समझिए कि आंसर को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने के लिए या थोड़ा सा खतरनाक बनाने के लिए एग्जामिनर ने कुछ इस तरीके से tan 5 पाई बाय 12 के रूप में लिखा हुआ है। तो इसे भी मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। यदि आप इसे लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसे मैं मिटा देता हूँ बच्चों। tan 5 पाई बाय 12 को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या यह 2 प्लस रूट 3 आ रहा है क्या, चेकआउट कर लेंगे, है ना। तो इसका भी सॉल्यूशन मैंने कहा मैं आपको डिटेल में कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे इसका आंसर आ रहा है इसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो देखिए बच्चों tan 5 पाई बाय 12 है जिसे हम लोग tan 3 पाई प्लस 2 पाई बाय 12 लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा tan 3 पाई बाय 12 प्लस 2 पाई बाय 12, जो कि इसे हम लोग tan पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6 लिख सकते हैं। तो tan a प्लस b का फार्मूला क्या कहलाता है, tan a प्लस b का फार्मूला होता है tan a
प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए इंटू में टेन बी। अब आप देखेंगे टेन ए की वैल्यू यानी 1 प्लस ये हो जाएगा टेन पाई बाई 6 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 एंड 1 माइनस इसकी वैल्यू 10 पाई बाई 6 इज 1/√3, तो विच वी गेट √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। रैशनलाइज करेंगे तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1 से प्लस 1 से करना होगा, तो √3 प्लस 1 का स्क्वायर ए एक बार प्लस में एक बार माइनस में यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 1 यानी 2, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 4 प्लस 2 √3/2 विच इज इक्वल टू 2 प्लस √3। तो देखिए हमारे पास लॉग में यहाँ तक 4 पाई बाई 3 माइनस 2, लॉग में आंसर क्या आया था हमारे पास 2 प्लस √3 आया था, तो 2 प्लस √3 को ही हम लोग 10 5 पाई बाई 12 लिख सकते हैं। तो जब आप PYQ को सॉल्व करेंगे या कई हम लोग एक्सरसाइज इस लेवल पे हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे कि हमें देखिए जनरली अगर हमारा आधे से ज़्यादा भी प्रश्न में जो भी हमने आंसर निकाला है वो अगर हमारा सॉल्व हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, तो हम लोग उतना तो हमारे दिमाग लगेगा कि हम लोग क्या ऑप्शन सही है उसे हम लोग टिक करके आएंगे। अगर ये नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि किस तरीके से 2 प्लस √3 हो रहा है। अब यहाँ तक हम लोगों ने 3 प्रश्नों को देख लिए हैं, इसके बाद भी मैं और 3-4 प्रश्न लूँगा और उसके बाद और 3-4 प्रश्न लूँगा। इस वीडियो में जितने ज़्यादा हो सके 1-1.5 घंटे के इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के कैलकुलस के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इसे मैं मिटा देता हूँ, अगले प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों 3 प्रश्न हम लोगों ने कर लिए। एग्जाम्पल नंबर 4 को देखेंगे। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व x एंड y की वैल्यू दी है, x की वैल्यू है a cos 2t एंड y की वैल्यू दी है 2√2 a sin t विथ m एज इट्स स्लोप इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है, अगर किसी भी कर्व के ऊपर अगर हम टेंजेंट लाई करा रहे हैं, जो कि डेरिवेटिव का भी फार्मूला है, क्योंकि आप देखेंगे तो tan थीटा उसी तरीके से आता है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू स्लोप। तो अगर आप देखें तो उसी से रिलेटेड है, हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं, तो डेरिवेटिव निकालना है dy/dx। डेरिवेटिव आने का मतलब ही है किसी भी कर्व पे अगर हम टेंजेंट ले रहे हैं तो हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता है। बहुत डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे जब हम लोग डेरिवेटिव आपको पढ़ाएंगे कि क्या होता है, सारी कंडीशंस क्या होती है। अगर आप देखिए तो x की वैल्यू आपको दी है a cos 2t एंड y की वैल्यू दी है आपको 2√2 a sin t। यदि आप बच्चों देखें x का, क्योंकि यहाँ पे t एज अ पैरामीटर दिया है तो t से आप डेरिवेटिव ले सकते हैं। x की वैल्यू t में है, y की वैल्यू t में है, तो ये हो जाएगा आपका dx/dt जो कि हो जाएगा आपका माइनस a sin 2t और उसका 2 सामने तो माइनस 2a sin 2t cos 2dt, और ये हो जाएगा dy/dt जो कि हो जाएगा 2√2 a कॉन्स्टेंट है, साइन का हो जाएगा cos t। आप dy/dx निकाल लेंगे तो dy/dx dy/dt अपॉन dx/dt निकलता है। क्लास 12th में बहुत अच्छे से दिए गए हैं सारे प्रश्न, यहाँ तक तो हम लोग कर सकते हैं। आप देखेंगे बच्चों तो इसकी वैल्यू आ गई 2√2 a cos t अपॉन में माइनस 2a sin 2t, ठीक है। यहाँ से कुछ a कैंसिल हो रहा है, 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई हमारी √2 cos t अपॉन में माइनस sin 2t, और sin 2t को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2 sin t cos t, cos कैंसिल हो जाएगा, इस 2 को मैं √2 अपॉन माइनस में से √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, इंटू sin t, तो √2 कैंसिल, तो क्या वैल्यू आ गई -1 अपॉन √2 sin t। और जो डेरिवेटिव होता है dy/dx ये क्या होता है, m एज अ इट्स स्लोप, तो स्लोप बन जाता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। ये सारी चीज़ें हम लोग स्ट्रेट लाइन में भी देखेंगे और डेरिवेटिव में भी। जब हम डेरिवेटिव में देखेंगे किसी भी कर्व पे जब हम एक लाइन जो उससे टच होके पास होती है अगर उसे हम ड्रॉ करें तो उस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, ये टेंजेंट के इक्वेशन बनते कैसे, इसे भी हम लोग हमारे डिटेल कोर्स में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, समझेंगे इन सारी चीज़ों को। फिलहाल तो ये बहुत इजी है जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। डेरिवेटिव आपने x का t के साथ ले लिया, y का डेरिवेटिव t के साथ ले लिया, dy/dx निकाल लिया, उसे हम लोग m कह देते हैं। देयरफॉर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं sin t, अगर हम यहाँ पे लेकर जाएंगे
तो साइन टी की वैल्यू आ गई -1/√2m, m नीचे आ जाएगा हमारा। क्यों ऐसा किया? क्योंकि इस x को देखिए बच्चों, x की वैल्यू क्या दी है, a cos 2t। तो cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूले अगर लर्न नहीं है, देखिए अगर cos 2 थीटा दिया है तो ये हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अगर सिंपल थीटा दिया है तो ये 1 - साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हाफ हो गया, यहाँ पे हाफ, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आधा हो गया। अगर आप cos cos 5 थीटा निकालेंगे तो ये 1 - साइन स्क्वायर 5/2 थीटा हो जाएगा। अगर ये 1 यहाँ पे ऑड है इसलिए 1/2, 5 है इसलिए 5/2, 2 है इसलिए यहाँ पे 1 हो गया। और अगर आप cos 4 थीटा होता अगर, तो ये 1 - साइन स्क्वायर 2 थीटा होता, 4 का आधा। तो जब हम इसे फॉर्मूले में बदल रहे हैं तो इस तरीके से एंगल भी बदल रही है। बारीक से हम लोग बहुत बारीकी से सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले को समझना होगा, इसे भी समझेंगे हमारे फुल कोर्स में कि किस तरीके से फार्मूले आ सकते हैं। आप फार्मूले लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसे आप देखें तो ये 1 - 2 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, जो कि 1 - 2 साइन की वैल्यू दी है आपको, इसका स्क्वायर ले ले यदि आप, तो ये आपको मिलेगा 1/2 m स्क्वायर। 2 से 2 इसे आप कैंसिल कर दीजिए, तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको, x की वैल्यू मिलेगी a 1 - 1/m स्क्वायर। ये x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू, इसे मैं x1 से भी घोषित या इसे डिनोट कर सकता हूँ। y क्या है मेरे पास, 2√2a, और साइन टी है इनटू में साइन टी, तो साइन टी की वैल्यू है अपने पास √2a, साइन टी की वैल्यू है -1/√2m। √2 कैंसिल हो गया, वैल्यू मिल गई है हमें इसकी -2a/m, ये हमारे पास x और y आ गया है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फार्मूला क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज y - y1 = m x - x1। तो यदि आप देखें बच्चों, y1 किसे ले लिया मैंने, इसको मैं y1 ले लेता हूँ, इसे मैं x1 ले लेता हूँ, क्योंकि ये x था, नया बदल के एक जो फॉर्म मिला इसे मैं x1 ले लूंगा। ये मेरे पास y था, जो नया y मिला है मैं उसके y1 ले लूंगा। इसे इस तरीके से आप समझिए। तो y - y1 माइनस माइनस ये हो जाएगा 2a/m = m है x माइनस x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, a, x1 की वैल्यू है a 1 - 1/m स्क्वायर। ये समझ में आ गया होगा कि मैंने इसको x1 और y1 क्यों लिया। बच्चों x हमें इस तरीके से a cos 2t दिया है, इसे मैंने बदल दिया ना कहीं t की वैल्यू, साइन t की वैल्यू डाल के, तो ये एक नया x मिला जिसे मैं x1 कहूंगा, नया y मिला जिसे मैं y1 कहूंगा। y + 2a/m = mx माइनस, यदि आप देखेंगे इसे तो ये am, a माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a/m, m ये आप हो जाएगा -am, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, a/m आपको मिलेगा। देयरफॉर आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, mx - am + a/m - 2a/m, जो कि mx - am और -a/m दिखाई दे रही है, यानी कि इसे हम mx - a कॉमन निकालेंगे तो m + 1/m दिखाई देगा। तो ये ऑप्शन है कि हमारा चेकआउट कर लेते हैं, mx - a m + 1/m। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया टेंजेंट का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 शुरुआत कर दे। क्वेश्चन नंबर 5 अपने आप में दिखता बहुत हार्ड है, लेकिन अपने आप में बहुत इजी एग्जांपल है। तो ये अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे मैं मिटा देता हूं। अब इन दोनों प्रश्नों को लिमिट, चलो ये लिमिट वाला इजी है, पहले उसको डील कर लेंगे हम लोग। लिमिट बहुत बच्चों मैथमेटिक्स ना अपने आप में बहुत अच्छा है, यानी कि बहुत बेस्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि ये हमें सिखाता है दैट एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन। हर एक दुनिया में ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है जिसे प्रॉब्लम नहीं है।
और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस दुनिया में जिसका सोल्यूशन नहीं है। तो मैथ्स हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो यदि आप मैथ्स को लेके पढ़ रहे हैं, अपने जीवन में डिग्री कर रहे हैं, तो आप जिंदगी में बड़ी सी बड़ी कठिनाइयों से आराम से निकल सकते हैं बाहर। अब देखिए ये वाला अगर क्वेश्चन अगर 6 देखे बच्चों, तो ये लिमिट वाला, ये लिमिट के बराबर ये लिमिट दी गई है, कहीं ना कहीं आपको के की वैल्यू निकालना है, फाइंड के। तो आप कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे सेम होता, एक्स टेंस टू वन के जगह वन होता, पावर भी सेम होते और यही प्रॉब्लम यहाँ पे वन की जगह के आता तो हम एक्स के जगह वन बोल सकते थे। कई बार गलती कर देते हैं बच्चे इस तरीके से। करना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे 3 है। अब क्या करेंगे ऐसे टाइम पे? कहने का मतलब जब आपको ऐसी लिमिट इक्वल दी गई है तो इसके बराबर यह है, तो ये कोई एक फंक्शन की लिमिट है, ये किसी एक फंक्शन की लिमिट है, दो फंक्शन। तो पहले उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? हम लोगों ने एल हॉस्पिटल रूल पढ़ा हुआ है। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है समझिए इसके बारे में। अकबर अगर आप x के जगह 1 पुट कर देंगे तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, ये हो गया 0/0 फॉर्म। और यहाँ पे k पुट कर देंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर 0 हो गया, k का क्यूब, यानी k कॉमन बाहर निकालेंगे तो ठीक है, ये 0/फॉर्म नहीं आ रहा है, ये मान के चलिए ये हो जाएगा के क्यूब माइनस के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका के अगर कॉमन है तो के स्क्वायर माइनस, तो के स्क्वायर ही कॉमन निकालेंगे तो हम लोग के माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर कॉमन करेंगे तो के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर है तो 0 ही हो जाएगा अपॉन 0। ठीक है, तो हम इसमें चेकआउट कर पा रहे हैं कि ये हमारा 0/0 फॉर्म है। एल हॉस्पिटल रूल का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव लगाते हुए चलेंगे। और ये भी इस तरीके से जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, ये भी आपका फंक्शन को डिफाइन नहीं कर रहा है। तो जब ऐसे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तब ऐसी स्थिति में हम लोग एल हॉस्पिटल रूल का उपयोग करते हैं। और एल हॉस्पिटल रूल का एक सादा सा सिंपल सा नियम है भाई, 0/0 इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी 0 इंटू इन्फिनिटी, इस तरीके के फॉर्म अगर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, सिंपल है, डेरिवेटिव लगा दिया जाए। तो अगर आप डेरिवेटिव लगाएंगे तो ये 4x³ हो जाएगा, 1 हो जाएगा 0, x का हो जाएगा 1, यानी सिंपल हो गया आपका 4x³। और यहाँ पे भी आप डेरिवेटिव लगा देंगे तो डेरिवेटिव लगाने से क्या हो जाएगा, ये जो लिमिट की इम्प्योरिटी थी जो कि अपने आप में परिपूर्ण नहीं था, लिमिट का जो हमें फंक्शन दिया था 0/0, ऐसे फंक्शन की लिमिट्स नहीं आती ना, इसलिए एल हॉस्पिटल का रूल काम में आता है। तो हमने यहाँ पे भी डेरिवेटिव लगा दिया। डेरिवेटिव लगाने पर 3x² माइनस ये भी हो गया 0, तो ये 3x² अपॉन में यहाँ पे मिलेगा 2x, जो कि आपको लिमिट x टेंस टू के यह आपको दे देगा 3/2x, जो कि आपको मिल जाएगा भाई 3/2k। और यहाँ पे आप x के जगह 1 लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, देयरफॉर 4 इक्वल टू 3/2k, यानी कि k की वैल्यू आ गई आपके पास 8/3। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका 8/3 आंसर आ जाएगा। एल हॉस्पिटल रूल सिंपल, डेरिवेटिव लगाना है। इम्प्योरिटी जो लिमिट 0/0 इन्फिनिटी/इन्फिनिटी या इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी 0 इंटू इन्फिनिटी, ये जो फॉर्म्स होते हैं जिसे हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कहते हैं, जिसे डिटेल में आप लोगों ने जेई के लिए पढ़ा होगा। अगर जेई के लिए नहीं पढ़ा है तो ग्रेजुएशन में बीएससी में फर्स्ट ईयर में जरूर पढ़ा होगा, बीएससी ग्रेजुएशन के, जो कि इंटीग्रल कैलकुलस का पार्ट है। तो बीएससी में आप डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस के दो पेपर अपने आप में जो कि एडवांस हो जाएंगे, जो कि रियल एनालिसिस में भी आपके काम में आते हैं। रियल एनालिसिस का समझिए आपकी वो एक तरीके से बेस है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस जब आप बीएससी में पढ़ते हैं तब भी आप इस एल हॉस्पिटल रूल को बहुत डिटेल में देखते हैं। जेई के मुकाबले और ज़्यादा यहाँ पे एग्जाम्पल्स लेवल्स आपको देखने को मिलती है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए बच्चों। tan अल्फा आई के सामने अगर आपको दिख रहा है i इक्वल टू 1 to up to n tan अल्फा आई, इट इज लुक लाइक समेशन। ओके, कभी कभी नोटेशन से बच्चे डर जाते हैं, डरना नहीं है। समझिए कि i इक्वल टू 1 to up to n आपको tan अल्फा आई इक्वल टू 1 दिया। tan का मतलब होता है sin अल्फा आई अपॉन cos अल्फा आई इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए आप, sin अल्फा आई इक्वल टू आपको दिख रहा है cos अल्फा है, i इक्वल टू 1 to up to n, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, sin अल्फा 1 sin अल्फा 2 sin
अल्फा 3 अप टू साइन अल्फा n हमारा चलता जाएगा। यहाँ वैसे यहाँ पे भी कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2 अप टू कॉस अल्फा n तक हम लोग चलते जाएंगे, क्योंकि हमें एक और चीज मैक्सिमम वैल्यू निकालना है साइन की, और साइन की याद रखिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है साइन की, वैसे हमें ध्यान है तो 1 होती है। लेकिन कभी कभी बच्चे मैक्सिमम वैल्यू साइन की 1 लगा के आ जाएंगे, नहीं डायरेक्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी है, सिर्फ ये क्वेश्चन ही नहीं देता, सिर्फ साइन लिखता साइन थीटा द मैक्सिमम वैल्यू इज, तो आप 1 लिख देते। लेकिन क्योंकि आपको पूरा का पूरा प्रश्न दिया है तो इसे तो सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? अब एक काम करते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय साइन अल्फा आई से मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे किया था साइन अल्फा 1, ऐसा कर लेते हैं साइन अल्फा 1 इन साइन अल्फा 2 अप टू साइन अल्फा n से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो साइन अल्फा 1 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा 1 डॉट साइन स्क्वायर अल्फा 2 साइन स्क्वायर अल्फा 3 इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों आपका अप टू साइन स्क्वायर अल्फा n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन अल्फा 1 कॉस अल्फा 1 साइन अल्फा 2 कॉस अल्फा 2 अप टू साइन अल्फा n कॉस अल्फा n। इसे और हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? दिमाग में लगाइए, हम लोग सब में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, तो हमने 2 2 2 n टाइम्स लिया। अगर मैं 2 2 n टाइम्स ले रहा हूँ तो 1/2 का पावर n भी तो करना पड़ेगा, तो 1/2 का पावर n 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा अप टू साइन 2 थीटा। अब ये साइन थीटा के फॉर्म में आ गया है, साइन 2 अल्फा 1 को मैं साइन थीटा समझ लेता हूँ, साइन थीटा। अब ये जितने भी साइन हैं साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 1। सो यहाँ पे सारे के सारे क्या हो गए बच्चों? अगर आप देखेंगे आप यहाँ पे वैल्यू डाल रहे हैं आप 1, तो 1 डालेंगे तो जो इक्वल टू था वो लेस देन इक्वल टू में बदल जाएगा, 1/2 का पावर n, और यहाँ पे तो ये आपका चल ही रहा है कि भाई साइन स्क्वायर अल्फा 1 से लेके साइन स्क्वायर अल्फा n तक। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो मैं एक काम करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड में मैं रूट ले लेता हूँ, तो जैसे ही मैं रूट ले लूंगा तो मुझे क्या वैल्यू दिखाई देगी? ये हो गया आपका, इसे मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे वैल्यू साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2 अप टू साइन अल्फा n इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 का पावर n/2 लेस देन इक्वल टू। तब आप देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन, और यही तो हमें निकालना था, यही तो हमें निकालना था। और इसे क्या अगर आप देखें तो ये क्या हो जाएगा आपका i इक्वल टू 1 to up to n साइन अल्फा i इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का पावर n/2, और यही मुझे फाइंड आउट करना था। तो यह जो आपकी इस तरीके से जो समझ लीजिए मल्टीप्लीकेशन में जो चल रही है सीरीज, i इक्वल टू 1 to up to n साइन अल्फा i लेस देन इक्वल टू क्या मिल रहा है? 1/2 का पावर n/2। कभी कभी हमें इस तरीके से सॉल्व करने की आदत नहीं रहती है, लेकिन डालनी पड़ेगी आदत। कैसे? बार बार जब हम इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, tan की जगह अगर यहाँ पे cot होता तो बना के देखिए, प्रश्नों को PYQ में से प्रश्नों से प्रश्न को बना के देखना है। साइन की जगह अगर cos होता तो क्या हो सकता था? क्या वैल्यू है? क्या मेरे दिमाग में है? क्या मेरे पास नॉलेज है? साइन की, कॉस की, टेन की रेंज क्या है, फंक्शन क्या है, उनके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज क्या है, ये सारी चीज़ें अगर हमारे दिमाग में हैं तो हम प्रश्नों को हमारे बेसिक नॉलेज के हिसाब से भी हम तैयार करके बना सकते हैं। तो ऐसे हम लोगों ने 6 प्रश्न देखे, इसे मैं मिटा देता हूँ और 3-4 प्रश्न मैं लिखूंगा। जितने ज़्यादा हो सके बच्चों, मैंने कहा कि इस वीडियो के माध्यम से फंक्शन, लिमिट, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन के, कैलकुलस के मैक्सिमम प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ। यदि उसमें भी कोई डाउट आता है, किसी तरीके से आपको समस्या आती है, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 7, 8 और 9 अपने आप में खास है। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, इंटीग्रेशन के ऊपर दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की। क्या गिवन है? हमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ f of x। अगर f of x का इंटीग्रेशन g of x है
तो x का पावर 5 एफ ऑफ एक्स क्यूब कितना होगा। देखिए फंक्शन के अंदर क्या है एक्स क्यूब, और यही थोड़ी सी परेशान करने वाली बात है, तो जो परेशान करती है ना उसी को आप लेट वहीं से शुरुआत करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आई से डिनोट करेंगे, क्या हमें इसकी वैल्यू निकालना है x टू द पावर 5 एफ ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स हमें सॉल्व करना है। तो हम x का पावर 5 को हम लोग x का पावर 2 डॉट एक्स का पावर 3 इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स क्यूब डी एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्यूब इसी एक्स क्यूब, ये जो फंक्शन के अंदर एक्स क्यूब जो आपको परेशान करेगा इसी को हम लोग लेट ले लेंगे भाई, एक्स क्यूब इक्वल टू टी। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। देयरफॉर एक्स स्क्वायर डी एक्स आपको मिल गया डी टी बाय 3। तो अगर ये आपका इंटीग्रेशन है तो ये आई कुछ इस तरीके से हो जाएगा, आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह आपको मिल गया डी टी बाई 3। एक्स क्यूब की वैल्यू है टी डॉट एफ ऑफ एक्स क्यूब की जगह टी है तो ये हो गया आपका एफ ऑफ टी, और ये हो जाएगा डी टी बाई 3। 1/3 बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन टी एफ ऑफ टी डी टी। यहाँ तक हम लोगों ने इसे सॉल्व करके लेकर आ गए हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट अगेन LITE रूल, LITE इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इसमें से हम फंक्शन को डिफाइन नहीं कर पा रहे कौन सा है, तो इससे हम लोग LITE, लेकिन टी यहाँ पर है ना, तो LITE लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक के अनुसार आप लोग इसे अरेंज करना पड़ेगा। तो LITE रूल के बारे में बहुत डिटेल में मैं आप लोगों को एक प्लेलिस्ट बना के दूंगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट की, जिसे आपके कम से कम मैं उसमें चाहता हूँ कि हर एक टाइप के LITE में आने वाले कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन को मैं अलग से लेने वाला हूँ। तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बन के तैयार हो जाएगी, बहुत डिटेल में रहेगी, जिसे आप देखेंगे आपके बहुत काम में आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा बच्चों अगर मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दूँ तो ये टी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन टी का डेरिवेटिव डी टी बाई डी टी इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी डी टी। तो 1/3 ये हो जाएगा टी, एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन हमें दिया है जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का जी ऑफ एक्स अगर टी है तो ये हो जाएगा जी ऑफ टी माइनस इसका डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये बचेगा आपके पास जी ऑफ टी डी टी। अगर आप इसे देखें तो 1/3 टी जी ऑफ टी माइनस 1/3 इंटीग्रेशन जी ऑफ टी डी टी। 1/3 टी की वैल्यू है हमारे पास एक्स क्यूब है, जी ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1/3 जी ऑफ टी की वैल्यू आ जाएगी जी ऑफ एक्स क्यूब, और डी टी की वैल्यू दी है 3x स्क्वायर डी एक्स। 3 कैंसिल हो जाएगा, चेकआउट कर लीजिए कि किसके बराबर दिख रहा है। 1/3 एक्स क्यूब जी ऑफ एक्स क्यूब तीनों में है, माइनस में अब 3 तो है नहीं, क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर जी ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स। तो ये आपके पास ये दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। इस तरीके से बच्चों इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, ग्राफ ऑफ द फंक्शन, फंक्शन के ग्राफ के बारे में बात हो रही है। तो फंक्शन के ग्राफ के बारे में जब भी बात होगी डिटेल में, थोड़ा सा एक बुक के बारे में बताना चाहूँगा आपको, कई बार नाम लेते हैं ऐसा, मैथ्स प्ले विद द ग्राफ, एक बहुत अच्छी बुक है, उसका सहारा आप ले सकते हैं, प्ले विद द ग्राफ। ठीक है, जनरली मैंने उसको पढ़ा नहीं है उस बुक को, लेकिन फिर भी अच्छी बुक है, क्योंकि जब हमने बीएससी किया, एमएससी किया, तो ये बहुत सारे ग्राफ से रिलेटेड हमने रियल एनालिसिस में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, यानी कि पूरा ग्राफ से रिलेटेड ही पढ़ा है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे माइंड में क्लियर हो जाती है बच्चों, अगर आप कैसे, क्योंकि आप बीसीए वाले बच्चे भी इसे देख रहे हैं, तो बीसीए वाले बच्चों का कैसा है, एक प्रॉब्लम ही आ जाता है कि उसको, उन लोगों को बहुत डिटेल में मैथमेटिक्स नहीं रहता है ना। एक मतलब जैसा बीएससी के स्टूडेंट है, या अगर आप देख लिए बीए मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, या ऑनर्स डिग्री के जो स्टूडेंट है जिनको स्पेशल मैथमेटिक्स रहता है, तो वो जनरली बिना मतलब ज़्यादा मेहनत किए बिना भी कम बेसिक क्लियर कर करके, थोड़ा सा पीवाईक्यू सॉल्व कर करके भी जाएंगे तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेते हैं, 20-30% तो बहुत अच्छा कर लेते हैं बीसीए के स्टूडेंट्स के मुकाबले। उसका रीज़न क्या है, बीसीए के बच्चे इतना डिटेल में डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस नहीं रहता है, रियल एनालिसिस उनको नहीं रहता है ना, वेक्टर के बारे में नहीं पढ़ते, वेक्टर कैलकुलस नहीं पढ़ते, तो कहीं ना कहीं फंक्शन से रिलेटेड लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, वन वेरिएबल टू वेरिएबल, तो कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं मैथ्स के स्टूडेंट वाले, मैथ्स वाले बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट से। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा रहा हूँ। चलिए, ग्राफ ऑफ द फंक्शन दिया है हमें, एक ये फंक्शन दिया है, इस सिमेट्रिक अबाउट, ये किसके अबाउट सिमेट्रिक रहेगा। अगर इवन फंक्शन है, याद रखिएगा, अगर इवन फंक्शन आ जाता है, इवन फंक्शन कैसे आएगा, अगर
एफ के जगह माइनस एक्स रखने पर भी अगर एफ ऑफ एक्स नजर आ रहा है तो ये इवन है, और यह सिमेट्रिक रहता है अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस सिमेट्रिक होगा, और इसका प्रूफ भी है। ये जो थ्योरी जो भी है इनके सारे प्रूफ है। अब बहुत सारी चीज़ें अगर जो मैं बोल रहा हूँ उसके मैं प्रूफ लूंगा तो ये एक वीडियो 1 घंटे के बजाय 1.5 घंटे के बजाय 10 घंटे का हो जाएगा। और अगर कोई फंक्शन ऑड है, एफ ऑफ माइनस एक्स के जगह अगर माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाता है तो ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन हो जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। बस ये 2 कंसेप्ट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। इसके और विस्तार में हम लोग जब आप कोर्स बाय कर लेंगे, कोर्स परचेस कर लेंगे, उसमें डिटेल में बहुत टाइम होता है कोर्सेस में बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके साथ बात करने के लिए। यूट्यूब में वीडियो डालना है तो पॉइंट टू पॉइंट डालना पड़ता है, ठीक है। तो फिर नए नए कंसेप्ट पढ़ाना बच्चों को, बहुत सारी बुक लेके बैठो, पढ़ो, पढ़ाओ, ये सब चलते रहता है ऑफलाइन में। अभी ऑनलाइन में जब लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं तो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा के निकलना पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं, ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 में सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन, डायरेक्ट अगर आपको लर्न है क्योंकि लॉग का जो फंक्शन है, लेकिन इसे सॉल्व करके पहले हमें देखना पड़ेगा क्योंकि लर्न करने से बात नहीं चलेगी। फंक्शन अगर है तो इसे फंक्शन की वैल्यू दी है आपको लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट में एक्स का पावर 6 प्लस 1। यदि आप x के जगह माइनस एक्स रख दे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ, ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस ये हो जाएगा x का पावर 6 प्लस 1। यानी इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट में x का पावर 6 प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि x के जगह माइनस देंगे तो क्यूब है इसलिए माइनस में आ गया, ये प्लस है, पावर इसका इवन है तो ये एज इट इज़ रहेगा। आप माइनस एक्स का पावर अगर आप माइनस एक्स का पावर 6 लिखेंगे तो भी x का पावर 6 ही आएगा बच्चों, है ना। तो आगे बढ़े, अगर आप देखें इसे पहचान नहीं पाएंगे कि सर यहाँ पे तो अलग दिख रहा है, यहाँ पे अलग दिख रहा है, मतलब ये तो अलग हो गया ना, यहाँ से इतने से आप नहीं पहचान पाएंगे। तो इसे रैशनलाइज कर देता हूँ मैं, अंडर रूट में एक्स का पावर 6 प्लस 1 माइनस एक्स का पावर क्यूब इंटू में एक्स का पावर 6 प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन में एक्स का पावर 6 प्लस 1 प्लस एक्स का पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में आने क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स का पावर 6 प्लस 1 रूट का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स का पावर ही हो जाएगा 6 अपॉन में अंडर रूट में एक्स का पावर 6 प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब। तो ये क्या बचेगा लॉग ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स क्यूब को मैं पहले लिख लेता हूँ क्योंकि प्रश्न में वैसा दिया था, अंडर रूट में एक्स का पावर 6 प्लस 1। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा बच्चों, ये लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट में एक्स का पावर 6 प्लस 1 का इन्वर्स हो जाएगा और माइनस सामने आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट में एक्स का पावर 6 प्लस 1। तो हमने फंक्शन में माइनस एक्स लिया तो ये आपको माइनस एफ ऑफ एक्स दिख रहा है फंक्शन, यानी कि फंक्शन तो ऑड है। और अगर फंक्शन ऑड है तो फंक्शन जो होगा सिमेट्रिक अबाउट क्या हो जाएगा ओरिजिन, ये ध्यान में रखेंगे। तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इफ द इक्वेशन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दिया है ये, थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन से परेशानी बढ़ जाती है बच्चों की कि 4 रियल सॉल्यूशन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या फाइंड करना है हमें। तो इससे हम लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना है तो इसके लिए पूरी मेथड है जो कि आप यहाँ पे देखें। यदि आप ये सब लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं और बाद में लिखेंगे तो भी चलेगा। अब इस क्वेश्चन में हमें इस तरीके से दिया गया है कि एक इक्वेशन दिया है। पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर ए की जगह अगर 1 है यहाँ पे फिलहाल में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के कॉन्स्टेंट अगर आपको दिया गया है तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन हम लोग लेते हैं 2a या फिर 2a, ऐसा 4 यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है बी स्क्वायर माइनस 4c बाय 4c बाय 4 के हिसाब से, यानी एक ये अगर d ले लिए हमने तो ये हो जाएगा, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ले लेते हैं हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो देन हमें कुछ वैल्यू k की इस तरीके से मिलेगी, 0 इज लेस देन k इज लेस देन बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4, इसके बीच में मिलेगी एक स्टेटमेंट है।
अब ये कैसे आएगा, जब हम इस प्रकार के एग्जाम्पल्स के सोल्यूशन हमें डिटेल में दिए जाते, तो हम लोगों को निम सेट में एडवांस, थोड़ा सा एडवांस करना है कि 11-12 तक सीमित नहीं रहना है। एमएसटी सीईटी या जेई अगर आप बोलेंगे, जेई एडवांस तक नहीं जाना है आपको, मेंस, जेई मेंस तक जाना है। और ऐसा भी नहीं कि हर बार जाना है, क्योंकि नीम सेट में फॉर एग्जांपल एक उदाहरण समझ लीजिए कि अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं फंक्शन से रिलेटेड वैल्यूज, तो 10 में से 4 क्वेश्चन या समझिए 50% क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो एडवांस लेवल पे होंगे, लेकिन 50% ऐसे होंगे जो आपने स्टेट बोर्ड पे या एनसीईआरटी की बुक में अगर पढ़ा होगा या स्टेट बुक में पढ़ा होगा तो भी आपका निकल जाएगा। सिंपल लेवल पे अगर आपको 11-12 में डेरिवेटिव आता है, इंटीग्रेशन आता है, मैक्सिमम मिनिमम आता है, फंक्शन आता है, लिमिट आती है, कंटिन्यूटी, तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, आप नीम सेट को हैंडल कर लेंगे। बराबर, बहुत एडवांस जाने की जरूरत नहीं है, हाँ कभी कभी जाना भी पड़ता है। चलिए, तो अब अगर मैं यहाँ पे ए के जगह अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ले लूँ, तो इसके लिए जो आपका डी रहेगा, यानी डी ग्रेटर देन जीरो, यानी डी की वैल्यू आएगी यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4c। अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो देन जीरो इज लेस देन के लेस देन बी स्क्वायर माइनस 4c। यहाँ पे ए की वैल्यू तो 1 हो गई, इसलिए बाय 4, इसे हम लोग चेकआउट करेंगे। तो जब कांस्टेंट 0 टू कोई ना कोई वैल्यू आएगी, 0 टू, तो के अगर आप देखें तो के बिलोंग कर रहा है भाई 0 टू कोई ना कोई वैल्यू को, कोई ना कोई वैल्यू को। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है आपका सी, ए बिलोंग्स टू 0 to 1 डायरेक्ट। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, इसे सॉल्व भी तो कर लेते हैं थोड़ा सा। कैसे सॉल्व कर लेंगे, हमें दिया है अभी एक्स स्क्वायर, फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू ए। अगर आप इतने भाग को पकड़े, सिर्फ इतना पकड़ ले, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू, चलिए ठीक है, एक ए है आपका, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू माइनस ए है, क्योंकि मॉड की वैल्यू है प्लस माइनस में रहेगी। और एक है मेरे पास भैया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, तो इसमें अगर आप देखें तो डी की वैल्यू, डी यानी क्या हो जाएगा, ये आता है ए की वैल्यू आपके पास है 1, अगर आप चेकआउट करें ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -6 है, सी की वैल्यू 8 है, तो बी स्क्वायर, डी की वैल्यू आती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर यानी कि 36 माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 8 है, 8 चौके 32, तो वैल्यू आ रही है यहाँ पे 4, 8 चौके 32, 36 में से 32 गए 4। अगर आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 माइनस ए इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 प्लस ए इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपका डी यानी बी स्क्वायर, डी क्या निकलेगा, यहाँ पे डी प्लस आया है यानी ग्रेटर देन 0 है। चलो ठीक है, डी इज ग्रेटर देन 0, यहाँ तक तो क्लियर है। और क्या आ गया हमारे पास, अगर आप देखें यहाँ से, तो डी की वैल्यू है बी स्क्वायर यानी 36 माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू है 8 माइनस ए, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 32 प्लस 4a, तो जो कि आगे आ गया 4 प्लस 4 है, विच इज़ ऑल्सो पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स अगर आप देखेंगे तो 4 से अगर आप इसे डिवाइड करेंगे, 4 प्लस 4 डिवाइड बाई 0, तो ये आपको कुछ मिलेगा 1 प्लस ए इज़, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों की 4 कॉमन, 1 प्लस ए इज़ ग्रेटर देन 0, 4 से डिवाइड करने पे ठीक है चलेगा, 1 प्लस ए इज़ ग्रेटर देन 0, ए की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल, ए इज़ ग्रेटर देन -1। अगर ए इज़ ग्रेटर देन -1 आ गया तो यहाँ पे हम लोग केस को स्टडी कर लेंगे, और यहाँ पे भी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 36 माइनस 4, यह आ जाएगा 8 प्लस ए यानी कि 36 माइनस 32 माइनस 4a, 4 माइनस 4a, ठीक है। अगर ग्रेटर, क्योंकि डी है ग्रेटर देन 0 रखते हैं, तो यहाँ पे 1 माइनस ए इज ग्रेटर देन 0 यानी ए 1 इज ग्रेटर देन ए इज, देयरफॉर ए इज लेस देन 1, दैट इज ए लेस देन 1। अगर 1 ए से बड़ा है, कहने का मतलब ए 1 से छोटा है, और यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन -1, दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि -1 इज लेस देन ए, तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे -1 लेस देन ए लेस देन 1, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑप्शन तो है ही नहीं। और दूसरी बात ये गलत भी है। गलत कैसे, क्योंकि जब आप इस तरीके के ये जो जनरल इक्वेशन को आपने सॉल्व किया अगर होगा, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला है कि 0 से के 0 टू कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए। तो जो हम लोग -1 लेस देन ए ले रहे हैं ये गलत है, -1 लेस देन ए नहीं रहेगा, 0 लेस देन ए रहेगा। तो ये जो है हम लोग का ये गलत है, ये वाला हमारा ऑप्शन खत्म हो गया।
तो जीरो से हमको पता है कि जीरो से ए बिलोंग करेगा जीरो से कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैल्यू के बीच में। तो क्या वैल्यू आ गई है? जीरो। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका ए लेस देन वन, वन से नीचे, जीरो से वन के बीच में। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ऑप्शन ए बिलोंग्स टू 01 ऑप्शन दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने 9 एग्जाम्पल लिए और 2-4 एग्जाम्पल लेके मैं इस लेक्चर को कंप्लीट करता हूँ। इसके बाद सारे हम लोग इसके जितने भी एग्जाम्पल आए नीम सेट के, मैक्सिमम क्वेश्चन जितने भी मेरे पास है इनके डिटेल सॉल्यूशन हैंड रिटन रखे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये इनके सॉल्यूशन मिल जाए तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। इसके हैंड रिटन सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगर प्रोवाइड नहीं कर पाता हूँ तो आप इसके ये एज इट इज इसी तरीके से मैंने सवाल किया, आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे। चलिए आगे के और भी क्वेश्चंस हम लोग 3-4 और क्वेश्चंस देखते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 11 और 12 को जल्दी से कंप्लीट करते हैं। इसके बाद के बाकी के जितने भी हमारे रह गए उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है। एग्जाम्पल नंबर 10 में बोला है लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर माइनस 6 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 यानी क्या होगा। तो चलिए कॉस स्क्वायर थीटा आपको दिया है, जो वैल्यू दी है आपको देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 6 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये आपके पास वैल्यू दी गई है। इसके आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे आप? कॉस स्क्वायर को बेटा हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1। माइनस 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस इसे आप 3 साइन स्क्वायर थीटा ये अभी रहने दीजिए, प्लस 2 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2, ये हो जाएगा लास्ट का हम 3 और ये साइन स्क्वायर थीटा 3 में से एक गया ने 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 3। इतना अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा, और यदि आप इसे देखेंगे तो 3 में से एक गया यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक हम लोग आ गए। 3 माइनस 3 साइन 2 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का यदि हम लोग देखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा कब मिलता है? 1 माइनस कॉस थीटा में मिलेगा बच्चों आपको। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 3 आपका ये हो जाएगा 4। तो इसे मैं एक काम करता हूँ s मान के चलता हूँ, s ऐसा कोई एक वैल्यू दे दिया मैंने इसे s 4 माइनस 3 साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। तो इसे मैं लिख लेता हूँ कि 4, पहले कॉस को लिख लेता हूँ माइनस 3 साइन 2 थीटा। तो यहाँ से इतनी वैल्यू जो है, ये वैल्यू को, इतनी वैल्यू को, ठीक है, ये वैल्यू को मैं S1 मान लेता हूँ। इतनी वैल्यू जो है मेरी, इसे मैं S1 मान लेता है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस S1। तो मुझे यहाँ पे एक फार्मूला मुझे ध्यान में आ रहा है कि फार्मूला क्या हो जाएगा, अंडर मिनिमम वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू a cos x प्लस b साइन x इज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है, और ये फार्मूला मुझे ध्यान में आ रहा है तो ये आपका मिनिमम वैल्यू हो जाती है, मिनिमम वैल्यू, है ना। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो cos x, ये आपका cos x है, और cos x की वैल्यू वेयर S1 इक्वल टू आप देखें तो माइनस कॉस 2 थीटा माइनस 3 साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा की जगह x समझेंगे, और साइन कॉस 2 थीटा को भी x समझेंगे। और यहाँ पे कॉस का जो कोएफिशिएंट है -1 है, साइन का भी कोएफिशिएंट -3 है। तो यहाँ पे अगर आप रख भी देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ये, क्योंकि हमने इसको S1 माना तो इसके जगह अपन क्या ले लेंगे, माइनस कॉस 2 थीटा माइनस 3 साइन 2 थीटा लेस देन इक्वल टू यहाँ पे ले लेंगे -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो ये माइनस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा बच्चों, ये माइनस में रहेगा। और ये माइनस अंडर रूट में ये वैल्यू हो जाएगी 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 लेस देन इक्वल टू S1 लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा अपना अंडर रूट 10। तो क्योंकि S1 के आगे 4 लगा था तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे बोथ साइड में 4 ऐड कर देंगे। 4 अंडर रूट 10 लेस देन इक्वल टू 4 प्लस S1 लेस देन इक्वल टू 4 प्लस अंडर रूट 10। तब हम देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू हमारी, ये मिनिमम वैल्यू क्या निकल के आ गई, मिनिमम वैल्यू 4 माइनस रूट 10, और ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ गई। तो हमें क्या पूछा था,
लार्जेस्ट वैल्यू ना, तो लार्जेस्ट वैल्यू हमारी 4+√10 ही हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू है। 4+√10 इज हमारी लार्जेस्ट वैल्यू। एंड द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत खास है क्वेश्चन नंबर अपने आप में 11 बच्चों। अगर आप इसे लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बातें लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं मिटा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 11 सॉल्व करेंगे हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 11 में फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल अगर हम बनाना चाहे तो x-1, x-2, x-3 और x-4। और जनरल इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है कि ax का पावर 4 bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0। ये तो जनरल है, अपना जनरल फॉर्म रहते हैं पॉलिनोमियल के। और अगर हमको 1 2 3 दिए वैल्यूज दिए गए हैं तो पावर 4 बनाना है तो इस तरीके से बनाएंगे। फिलहाल तो दी नहीं है हम लोगों को, तो हम ऐसा मानते हैं, और ऐसा भी अपन को दिया नहीं है। तो चलिए जो गिवन है पहले वो देखते हैं। एफ ऑफ एन की वैल्यू दी है एफ ऑफ एन इक्वल टू n+1। तो एन के जगह आप देखें, अगर आप एन के जगह, क्योंकि यहाँ पे जीरो भी कहीं ना कहीं एफ ऑफ 0 दिया है, डिग्री पावर 4 है तो 4 तक वैल्यू पुट करके देखते हैं। एफ ऑफ 0, तो 0+1 इज 1, एफ ऑफ 1 इज 2, एफ ऑफ 2 इज 3, एफ ऑफ 3 इज 4 एंड एफ ऑफ 4 इज 5। एफ ऑफ 4 इज 5। तो मुझे क्या करना होगा कि एक पॉलिनोमियल डिफाइन करना होगा। गिवन नहीं है, डिफाइन करना होगा। तो क्या फंक्शन हम लोग डिफाइन करेंगे? कोई तो भी कांस्टेंट a, x-1 मैंने बताया पावर 4 तक जाना है ना, तो a x का पावर 4 है तो उसका कोएफिशिएंट मेरे पास नहीं है तो a है, ये जनरल सॉल्यूशन है तो a लेना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने a ले लिया, x-2, x-3 इनटू में x-4 प्लस x+1 इस तरीके से। अब आप बोलेंगे सर ये एक्स्ट्रा का क्या आ गया? देखिए x+1, अगर मैं x के जगह 1 डाल रहा हूँ, अगर मैं x के जगह 1 पुट कर रहा हूँ, एफ ऑफ 1 x के जगह 1, तो 1 पुट करने पे 1 - 1 0 और 1+1 आ गया 2, एफ ऑफ 1 की वैल्यू आ गई। एज इट इज सेम आ रही है इसके जैसे। और अगर 2 पुट करूँ तो 2 - 2 0, यहाँ तक तो इतना जो है 0 हो जाएगा, 2+1 यानी 3। तो यह जो मैंने डिफाइन किया है वो गिवन दिए हुए फंक्शन को छेड़ नहीं रहा है। जो गिवन दिए हुए फंक्शन की वैल्यूज आ रही है अलग अलग वैल्यू लेने पर, इसकी भी वही वैल्यूज आ रही है। इसी अनुसार अब हम लोग इस क्रम से आगे बढ़ते हैं कि मुझे क्या दिया है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी दी है बेटा? 25। तो एफ ऑफ 0 लूंगा मैं x के जगह 0, तो x के जगह 0 लेने पे वैल्यू आएगी -1, -2, -3, -4, 0+1 इज 1। तो ये हो जाएगा a 6 24 यानी कि 24। तो ये हो जाएगा a इंटू 24 + 1 और एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमें दी है 25। ठीक है 25, तो ये हो जाएगा 24 इक्वल टू 24a, देयरफॉर a की वैल्यू आ गई 1। हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब हमें एफ ऑफ 5 की वैल्यू निकालना है। तो एफ ऑफ 5 यानी इसमें हम लोग एफ ऑफ 5 अगर पुट करें तो हो जाएगा a, और a की वैल्यू क्योंकि 1 है तो हम लोग डायरेक्ट 1 भी पुट कर सकते हैं। 1, 5 में से एक गए, 5 - 1, 5 - 2, 5 - 3, 5 - 4 प्लस 5+1। तो ये हो जाएगा 5 में से एक गए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 6, 4 3 ज़ा 12, 24 + 6 यानी 30। एफ ऑफ 5 की वैल्यू आपके पास आ गई 30। तो देखेंगे ये ऑप्शन में कहाँ पर 30 दिया है, ऑप्शन नंबर ए 30। तो इस तरीके से हम लोग कवर करेंगे बच्चों। पॉलिनोमियल दिया है डिग्री 4, तो ए एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स इस तरीके से चलता है। क्योंकि अब हमारे पास x का पावर 4 क्योंकि 4 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है और उसका कोएफिशिएंट तो है ही नहीं, तो a मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे कोई ना कोई वैल्यू, समझ में आ? और इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। द लास्ट वन, एग्जांपल नंबर 12, अगेन लिमिट का दिया है। तो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और इंटीग्रेशन, ये 4 तो छोड़ेंगे नहीं। भले आप फिर थोड़े से जो इस तरीके से अलग टाइप के जो एग्जाम्पल, जैसे अलग हो गया हल्का सा, कहीं ना कहीं पॉलिनोमियल वाला हो गया, ऐसे क्वेश्चन आपको ऑन द टाइम आए या ना आए, लेकिन लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और इंटीग्रेशन के जो जनरल क्वेश्चंस जो आपने 11 12th में सॉल्व किए, 12th में सॉल्व किए, जेई में सॉल्व किए, वो तो आने ही चाहिए। और आप देखेंगे कि लिमिट, डेरिवेटिव, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी के ऐसे 4-5 प्रश्न तो रहेंगे ही रहेंगे आपके पेपर में। समझ में आ रहा है? जो कि आपको प्लस मार्किंग की तरफ लेकर जाएंगे।
अब बच्चों इसे अगर आप देखें, ये वाले प्रश्न में ये लिमिट फंक्शन दिया है आपको, और फंक्शन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपन मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। तो इसकी मुझे लिमिट निकालना है, तो लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन फंक्शन की, तो मैं यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई कर दूंगा, एक्स टेंस टू माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। दो तरीके से कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे लिमिट हमारी माइनस वन की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, माइनस में जाती हुई दिखाई दे रही है, तो मॉड भी हम लोग माइनस वाला ले सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन तो ये हो जाएगा माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन, क्योंकि मॉड की वैल्यू अगर आप देखें बच्चों तो मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन मॉड एक्स की वैल्यू अगर आप देखें अगर वो पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन जीरो है, प्लस एक्स की वैल्यू और माइनस एक्स है विच इज लेस देन जीरो। तो क्योंकि x हमको माइनस में जाती हुई दिख रहा है तो माइनस एक्स ले लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन यानी एक बार माइनस में बच्चों एक बार प्लस में, माइनस कॉमन एक्स प्लस वन कैंसिल आउट कर देंगे, एक्स की जगह माइनस वन डालेंगे तो ये माइनस टू अपॉन माइनस वन आंसर इज टू। कहाँ आंसर है हमारा सी। दूसरी तरीके से ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन है, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में मॉड एक्स माइनस वन दिया है, तो ये एक्स स्क्वायर दिया है, तो इसका अगर आप ऐसा भी सॉल्व करते हैं बच्चों कि मॉड ऑफ एक्स, ऐसा भी कर सकते थे कि इसको मॉड बना दे और माइनस वन अपॉन मॉड ऑफ एक्स वन, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है मॉड एक्स की भी वही, मॉड एक्स का स्क्वायर की भी वही सेम वैल्यू रहेगी, है ना। तो आप तब भी इसे सॉल्व कर लेते, एक्स टेंस टू माइनस वन, तो ये मॉड एक्स में माइनस वन, मॉड एक्स में प्लस वन अपॉन में मॉड एक्स में माइनस वन, तो ये कैंसिल आउट हो जाता। एक्स के जगह अगर आप माइनस वन डालते तो माइनस मॉड में अगर माइनस है मॉड ऑफ माइनस वन प्लस वन आंसर इज वन प्लस वन आंसर इज टू आ जाता, तब भी आपका आंसर टू ही आता। तो आप ऐसे सॉल्व करें, आपका दिमाग जैसा चलता है ऑन टाइम पेपर में कि नहीं मेरे को ऐसा आ गया, नहीं मेरे को ऐसा आ गया, ये मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि भैया एक्स माइनस वन की तरफ जा रहा है तो मॉड की वैल्यू माइनस में ले लेता हूँ। और यहाँ पे इस तरीके से भी एक्स का स्क्वायर या मॉड का स्क्वायर चाहे प्लस में रहे या माइनस में रहे मॉड की वैल्यू, है ना, तो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा, तो आप ऐसे भी जा सकते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं जो कि मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया। तो आशा करता हूँ बच्चों कि आज के सॉल्यूशन के जो 12 क्वेश्चन मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ संक्षिप्त में जो चर्चा की है इनके सॉल्यूशन की, आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आया, अच्छा लगा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी तक इसे शेयर करना ना भूले, क्योंकि बाकी के भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है, निमसेट सीईटी क्रैक करना उनका एम है, तो जरूर से इसे फॉरवर्ड कीजिए उन बच्चों तक जिन्हें इसकी ज़रूरत है। मिलेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, अभी 12 हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा स्पीड में लूँगा और थोड़े से अच्छे तरीके से और कोशिश करूँगा कि मैं आपको समझाऊँ। तो अगले वीडियो में हम लोग और बहुत सारे एग्जाम्पल्स को डील करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद।